नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा अकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारत पर हुए हुणों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे भारतीय सभ्यता में जो धार्मिक कट्टरवाद है उसका जन्म हुआ। यह सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं हुणों के आक्रमण से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। हम देखते हैं जब हुणों को, तो यह मध्य एशिया की एक असभ्य जंगली जाति के रूप में हमको मिलती है। मतलब इनके कोई नियम कानून नहीं होते थे और मुख्यतः यह लूटपाट का काम किया करते थे। मूलतः अगर हम समझें इनको, तो यह मंगोल जाति से कनेक्टेड है और उनकी जो सिथियन शाखा है उससे यह निकले हैं। आजीविका की खोज में जब दूसरी शताब्दी का काल आता है तो यह अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, अर्थात मंगोल से यह बाहर निकलते हैं और दो भागों में बंटकर जो आसपास की क्षेत्रीय शक्तियां हैं वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो पहली शाखा है वह वोल्गा नदी को पार करती है और यूरोप के क्षेत्र में चली जाती है। जो इनकी दूसरी शाखा है वह आक्सस की घाटी में आकर बस जाती है और यही दूसरी शाखा भारत में आक्रमण करती है। तो जो मंगोलिया का क्षेत्र है वहां से ये बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं और इनकी अलग अलग शाखाएं इनको दिखती हैं। एक शाखा यूरोप में चली जाती है और दूसरी शाखा एशिया में रह जाती है और यही शाखा बाद में भारत के क्षेत्र में भी इनको दिखती है। तो आक्सस के घाटी के कुल हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो ईरान में इन्होंने जो तात्कालिक शासक फिरोज है उसको पराजित किया, काबुल में कुषाण साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उसके बाद यह लोग पश्चिमी दर्रे को पार करते हुए भारत में आक्रमण करना शुरू करते हैं। भारत में जो आक्रमण करने वाले हुण हैं इनको कहा जाता है सफेद हुण या फिर एप्थेलिटीज। तो एप्थेलिटीज या सफेद हुण भारत में आक्रमण करते हैं। गुप्त काल के समय इनका आक्रमण होता है, यह हमने पीछे देखा है। और 5वीं शताब्दी में ये लोग उत्तर पश्चिम भारत की ओर से आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। 458 ईस्वी में पहली बार ये लोग भारत पर आक्रमण करते हैं और उस समय जो गुप्त साम्राज्य है वह स्कंदगुप्त हमको मिलता है। तो पहला आक्रमण इनका होगा 5वीं सदी में स्कंदगुप्त के समय और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया। और स्कंदगुप्त ऐसा पहला शासक है एशिया में और यूरोप में जिसने इन हुणों को पराजित किया था। मतलब मंगोलिया के क्षेत्र से ये लोग निकले, लूटपाट करते हुए आगे बढ़ते गए, इनको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। लेकिन गुप्त साम्राज्य का राजा स्कंदगुप्त इनको सबसे पहली बार पराजित करता है और भारत पर हो रहे आक्रमणों को या भारत पर हो रहे इनके अभियान को रोक देता है। फिर लगभग 50 साल तक हुण आक्रमण भारत पर नहीं होता है। लेकिन दूसरा आक्रमण भारत पर होता है 465 से 67 ईस्वी के मध्य और स्कंदगुप्त ने इन्हें भी पराजित कर दिया। हुणों के कुछ प्रसिद्ध राजाओं को अगर हम देखें तो एक राजा मिलता है हमको तोरमाड़। तोरमाड़ यह पहला शासक है जो भारतीय क्षेत्रों को जीत पाता है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना, उसमें इसका वर्णन हमको मिलता है। इसमें कहा जाता है कि इसने कश्मीर के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया और यह विष्णु का उपासक हमको मिलता है। इससे संबंधित एक उपाधि हमको मिलती है महाराजा धिराज की। तो तोरमाड़ ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इससे संबंधित सिक्के और शिलालेख भी हमको मिलते हैं। इसने 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 6वीं शताब्दी के आरंभ के कुछ कालों में अरब के क्षेत्रों पर अधिकार किया और वह भी पश्चिमी उत्तर के क्षेत्र पर। पंजाब और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों को इसने जीत लिया। तो राजपुताना का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, यूपी के कुछ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के केरल तक यह अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। दूसरा राजा आपको मिलेगा मिहिरपुर। यह क्या है? तोरमाड़ का पुत्र है और यह 510 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र का शासक बनता है। अफगानिस्तान, पंजाब, राजपुताना, मालवा इन सारे क्षेत्रों पर यह अधिकार करता है। और जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, वह बताता है कि साकल या फिर सियालकोट इसकी राजधानी है। यह बौद्धों का संहारक माना जाता है और बौद्ध विहारों को, स्तूपों को इसने नष्ट किया। तो बड़ी मात्रा में बौद्ध विहारों को और स्तूपों को इसने समाप्त कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में आप समझेंगे एक चीज कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। लेकिन ये 84,000 स्तूप हमको नहीं मिलते हैं। इसके दो कारण आपको मिलते हैं। एक प्रमुख कारण है कि जो स्थानीय लोग हैं, इन स्थानीय लोगों ने क्या किया, इन स्तूपों में जो इस्तेमाल की गई सामग्री थी, जो ईंट पत्थर है, इन सब को अपने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर लिया। मतलब ईंटें उखाड़ के ले गए, अपना घर बना लिया, कुछ इस तरह की
व्यवस्था मिली। लेकिन जो दूसरा प्रमुख कारण है आक्रमण, और उन आक्रमणों में हम हुणों का आक्रमण सबसे ज्यादा देखेंगे। तो हुणों ने इन बौद्ध स्तूपों का बड़ी संख्या में विनाश किया। इसे भारत का एटिला भी कहा जाता है। तो दो प्रमुख राजा हमको हुणों के मिलते हैं भारतीय क्षेत्र से संबंधित। अब हम समझते हैं कि जो हुणों की शक्ति है वह किस प्रकार से समाप्त हुई। मिहिर के बाद हम देखते हैं कि किसी बड़े राजा का उल्लेख हमको नहीं मिलता है, और इसी समय भारत में हो जाती है राजपूत शक्ति का उदय। और जब राजपूत शक्ति का उदय हो जाती है, आपने देखा मालवा के क्षेत्र पर इनका अधिकार है, और जब राजपूताना शक्ति का उदय हो जाएगा तो यह क्या करेंगे, हुणों की शक्ति को समाप्त कर देंगे। इसके अलावा जो भारत के बाहर के क्षेत्र है वहां पर भी तुर्क शक्ति उदय हो जाएगी। जैसे हमने बात की ईरान की, तो वहां पर भी तुर्क शक्ति का उदय होगा, और इन तुर्कों ने क्या किया, वहां से हुणों को समाप्त कर दिया। बाद में इन्हीं तुर्कों की शाखा भारत पर भी आक्रमण करते हुए दिखेगी। और अंततः हम देखते हैं कि कुछ हुण भारत में जो बच जाते हैं वह भारतीयों के साथ ही वैवाहिक संबंध बना लेते हैं और भारतीय समाज में ही विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से हुणों की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब हम ये समझना चाहें कि जो हुणों के आक्रमण है उसके क्या प्रभाव पड़े। आप समझिए, हुणों के भले ही दो राजा हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत दूरगामी है। ऐसे वो अभी हम समझते हैं। राजनीतिक प्रभाव में अगर हम देखें तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, यह हमने देखा पीछे कि इनके आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य पतन हुआ, यह प्रमुख कारण था। इसके अलावा जो भारतीय शासक है उनमें एक प्रवृत्ति आई तानाशाही की। अब गुप्त साम्राज्य जैसी व्यवस्था कोई नहीं अपनाएगा, स्थानीय स्वशासन को कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा, तानाशाही व्यवस्था हमको मिलेगी। धार्मिक प्रभाव में अगर हम देखें तो जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी गुप्त साम्राज्य के समय कि सभी धर्मों को संरक्षण दिया जा रहा था, अब वह व्यवस्था लगभग समाप्त होती हुई हमको दिखती है। अब जो धार्मिक कट्टरवाद है वह हमको प्रभावशाली रूप में दिखता है, और इसका प्रभाव आप बहुत लंबे समय तक देखेंगे। यहाँ तक कि कुछ हद तक प्रभाव अब वर्तमान काल के भारत में भी देखेंगे। तो जो ये धार्मिक कट्टरवाद की नीति है यह प्रभावित हुई हमको दिखी हुणों के आक्रमण से। जो तोरमाड़ है, जो मिहिर है, इन दोनों ने क्या किया, हिंदू धर्म को तो अपनाया लेकिन कट्टरवादी हिंदू धर्म को अपनाया, और जो इनके समकक्ष थे बौद्ध धर्म के लोग उनका विनाश किया। तो एक नीति चल पड़ी कि धार्मिक आधार पर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो गई। इसीलिए हम देखते हैं जो मध्यकालीन भारत है उस मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यह मुस्लिमों का काल है, क्योंकि धर्म को राजनीति में प्रमुख भूमिका दे दी गई। तो यह प्रभाव हम देखते हैं। नैतिकता का पतन हो गया भारतीयों में, क्योंकि हुणों ने जिस तरह की व्यवस्था अपनाई उसने जो भारतीय समाज में रहने वाले आर्य थे, मतलब जो स्वयं को आर्य कहते थे और स्वयं को पवित्र जाति का मानते थे और धार्मिक नियमों को मानते थे, इन लोगों में क्या हुआ कि अब कट्टरवाद बहुत तेजी से बढ़ गया, और इसका ओवरऑल इफेक्ट हमको पूरी भारतीय व्यवस्था में दिखता है। आर्थिक प्रभाव में अगर हम देखें तो जो गुप्त साम्राज्य के समय आर्थिक व्यवस्था उन्नत अवस्था में थी, कृषि, व्यापार, शिल्पकला यह सब तेजी से विकसित हो रही थी। हुणों के आक्रमण से यह सब क्या हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि अब जो आपके साम्राज्य बनेंगे वह साम्राज्य बनेंगे केंद्रीयकरण की नीति पर, और इससे जो शक्तिवान होगा वही क्या होगा, शासन व्यवस्था में, अर्थात तलवार का शासन स्थापित हो जाएगा। मतलब जिसके पास तलवार या जिसके पास ज्यादा शक्ति उसी का शासन स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि शक्ति में बार बार क्या मिलेगा, आपको परिवर्तन मिलेगा, और इससे जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनमें भी हमको लगातार परिवर्तन मिलेगा। तो इस तरह से जब लगातार परिवर्तन होते रहेंगे, लगातार युद्ध होंगे, रक्तपात होगा बड़ी मात्रा में, तो अर्थव्यवस्था का विकास वह कमजोर पड़ जाएगा। और यह व्यवस्था हमको कहां तक मिलेगी, मुगल काल तक की आर्थिक व्यवस्था उतनी सशक्त नहीं हो पाती है भारत में फिर से कभी भी, इतनी सशक्त हमको गुप्त काल के शासन काल के समय दिखती है। गुप्त काल के शासन के समय से ही हम भारतीय आर्थिक व्यवस्था का पतन होता हुआ दिखेगा। मतलब गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके साथ ही जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था है वह लगातार कमजोर होती हुई हमको दिखेगी। तो यह आर्थिक प्रभाव पड़ा, साम्राज्य विघटित हो गए, कमजोर शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई, लंबे समय तक कोई शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास पर कोई ठोस काम किया ही नहीं गया और अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती रही। धार्मिक कट्टरवाद प्रभावशाली रूप से बना रहा और इसका भी प्रभाव हमको अर्थव्यवस्था में देखने को मिला। तो इस तरह से भले ही गुरुओं के दो राजा आए, पर उन्होंने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में या भारतीय समाज की सोच को परिवर्तित करने में, और खास करके उत्तर भारत में
बहुत प्रमुख भूमिका अदा की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भारत पे हुड़ों के आक्रमण हुए वह किस प्रकार से हुए और उनके प्रभाव भारतीय समाज में किस तरह देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को फैलाइए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।